बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ मटेरियल में आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, तो कुछ बुक मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। पहला बुक है मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स, ठीक है, सेकंड एडिशन। दूसरा है मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स बाय के.जी. बॉमेन। और तीसरा है डिफॉर्मेशन एंड फ्रैक्चर मैकेनिक्स ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल, फोर्थ एडिशन। ठीक है, तो हमारे साथ ये 3 किस्म की बुक्स आप इस कोर्स के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, जो स्लाइड में आपके सामने है। ठीक है, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे साथ है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2 में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। Mechanical properties reflects the relationship between the deformations of a material and an applied load or force। मतलब इसका मतलब ये है कि इसका कोर्स का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि ये हमारे साथ रिलेशनशिप है बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड डिफॉर्मेशन। मतलब एक मटेरियल पे हम लोड अप्लाई करते हैं और इसमें कितना डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होता है। वाई स्टडी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, हम मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्यों स्टडी करते हैं। ठीक है, तो मैनी मटेरियल व्हेन इन सर्विस आर सब्जेक्टेड टू फोर्सेस आर लोड। ठीक है, अगर हम इंडस्ट्रीज़ वगैरह प्रैक्टिकल में हम देख लें तो हमारे साथ मुख्तलिफ मटेरियल्स में मुख्तलिफ लोड्स आते हैं। ठीक है, तो हम अगर लोड ज़्यादा हो तो कौन सा मटेरियल यूज़ करेंगे, अगर लोड कम हो तो कौन सा मटेरियल यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये कोर्स हम पढ़ते हैं मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ मटेरियल। हम हर मटेरियल के हम बिहेवियर स्टडी करते हैं कि ये कौन से लोड के लिए ये सूटेबल है। इट इज़ नेसेसरी टू नो द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल सो दैट कैन बी पेशेंट इन ए वे दैट विल मेक देम विथस्टैंड द फोर्सेस दैट दे विल बी सब्जेक्टेड टू। मतलब इसका मतलब यही है कि आप कोई मटेरियल किस लोड पे आप रखते हैं, कितना लोड ये बर्दाश्त कर सकता है। ठीक है, तो हर मटेरियल की स्ट्रेंथ स्टिफनेस जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ वो मुख्तलिफ होते हैं, तो उसके मुताबिक हम उस सूटेबल जगह पे हम उसे यूज़ कर सकते हैं। और तब हम यूज़ कर सकते हैं अगर हमें उसके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ का पता हो। अगर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ का पता ना हो तो फिर हम उसे सही जगह पे यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, अब हमारे साथ व्हाट इज स्ट्रेस। ठीक है, तो पहले मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेस हमारे साथ इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है, आप एक बॉडी पे लोड अप्लाई करते हैं तो उस बॉडी एप्लीकेशन ऑफ लोड की वजह से उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है। तो उस इंटरनल रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया उसको हम स्ट्रेस कहते हैं। एक हमारे साथ प्रेशर है, एक हमारे साथ स्ट्रेस है। तो प्रेशर हमारे साथ एक्सटर्नल फिनोमेना है और स्ट्रेस हमारे साथ इंटरनल फिनोमेना है। स्ट्रेस इज ए स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस टू एक्सटर्नल फोर्सेस। जब बॉडी पे लोड आता है तो इसमें जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है तो उस रेजिस्टेंस को हम स्ट्रेस कहते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स एनकाउंटर इन डीलिंग विद मैकेनिकल प्रॉपर्टी। स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, पाउंड पर स्क्वायर इंच और पास्कल ये इसकी यूनिट्स है। ठीक है, PSI या SI में हम न्यूटन पर स्क्वायर मीटर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेस हमारे साथ इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब हमारे साथ मुख्तलिफ़ किस्म के स्ट्रेसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो मुख्तलिफ़ किस्म के टर्म्स हो सकते हैं स्ट्रेस में। ठीक है, तो हमारे साथ इधर हमारे साथ 4 किस्म के स्ट्रेसेस है। टेंशन है, कंप्रेशन है, शियर है, टॉर्शनल है। तो टेंशन, अगर एक बॉडी पे आप टेंसाइल लोड अप्लाई कर लें। ठीक है, इधर हमें ये वाला हमें नज़र आता है। ठीक है, अगर एक बॉडी पे आप टेंसाइल लोड अप्लाई कर लें तो उसकी लेंथ इंक्रीज़ होती है, ये वाला। ठीक है, और इसका डाया डिक्रीज़ होता है। तो इस किस्म की स्ट्रेस को हम टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, तो हमारे साथ पहला टाइप है टेंशन। दूसरा हमारे साथ है कंप्रेशन। तो कंप्रेशन की एग्जांपल हमारे साथ ये है, किसी बॉडी पे हम कंप्रेसिव लोड अप्लाई कर लें। ठीक है, तो इसकी वजह से उसका डाया इंक्रीज़ होगा और लेंथ डिक्रीज़ होगा। तो इस स्ट्रेस को हम कंप्रेसिव स्ट्रेस कहते हैं और इस फिनोमेना को हम कंप्रेशन कहते हैं। ठीक है, तीसरा हमारे साथ शियर है। ये हमारे साथ शियर है, अगर हम 2 पैरेलल फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में हम एक बॉडी पे अप्लाई कर लें तो ये डिफॉर्म होता है और ये एंगल ऑफ डिफॉर्मेशन को हम अल्फा या गेमा से डिनोट करते हैं। तो इस किस्म के स्ट्रेस को हम शियर स्ट्रेस कहते हैं और ये फिनोमेना हमारे साथ शियर है।
और चौथा हमारे साथ टार्शन है। एक बॉडी जिस तरह हमारे साथ कंटिलीवर बीम है, एक बॉडी एक पॉइंट पे पेक्स है और दूसरी पे आप टार्क अप्लाई करें, एक इंच इसका पेक्स है और दूसरी इंच पे आप टार्क अप्लाई कर लें, तो टार्क की वजह से इस बॉडी में ट्विस्ट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो इस किस्म के स्ट्रेसेस को हम टार्शनल स्ट्रेसेस कहते हैं और ये फिनोमेना हमारे साथ टार्शनल है। तो इधर हमारे साथ 4 किस्म के स्ट्रेसेस हैं। एक हमारे साथ टेंशन है, ठीक है, दूसरा हमारे साथ कंप्रेशन है, तीसरा हमारे साथ शियर है और चौथा हमारे साथ टार्शनल है। ठीक है, अब स्ट्रेन किया है तो स्ट्रेन हमारे साथ डिफॉर्मेशन, ठीक है, डायमेंशनलेस, मतलब इजी स्ट्रेन क्या डिफॉर्मेशन, बॉडी पे आप लोड अप्लाई कर ले तो उस बॉडी में स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होती है, तो उस स्ट्रेसेस की वजह से बॉडी में स्ट्रेन प्रोड्यूस है। बॉडी डिफॉर्म होता है तो उस डिफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन। जब बॉडी डिफॉर्म हो जाए, ठीक है, तो हमारे साथ लीनियर स्ट्रेस भी है, स्ट्रेन भी है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी है। अगर लेंथ में चेंज इन लेंथ पर ओरिजिनल लेंथ आ जाए तो इसको हम लीनियर स्ट्रेन कहते हैं। अगर चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम आ जाए तो इसको हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहते हैं। उसकी कोई डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन इसलिए नहीं कि चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ है। तो इसका मतलब ये है कि जब चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ हो तो लेंथ ऊपर भी लेंथ यूनिट है, नीचे भी लेंथ है, तो दोनों का यूनिट सेम है, तो हमारे साथ ये डायमेंशनल आएगा। स्ट्रेस एज द कॉज, स्ट्रेन एज द इफेक्ट, मतलब कि स्ट्रेस की वजह से हमारे साथ स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, स्ट्रेस एज द कॉज, स्ट्रेन एज द इफेक्ट। हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। ये हमारे साथ स्ट्रेन डिफॉर्मेशन टाइप्स, ठीक है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन, एक हमारे साथ इलास्टिक डिफॉर्मेशन है और एक हमारे साथ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है। ठीक है, तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन का मतलब ये है कि बॉडी को हम डिफॉर्म कर लें, अब ये दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए। ठीक है, ये प्लास्टिक रीजन में ना जाए। ठीक है, इलास्टिक मीन रिवर्सेबल, इलास्टिक का मतलब क्या है, रिवर्सेबल। आप किसी बॉडी पे लोड अप्लाई कर लें, आफ्टर द रिमूविंग ऑफ लोड आप इट्स रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप, देन इट विल बी इलास्टिक इलास्टिक डिफॉर्मेशन। ठीक है, तो इधर आप लोग देख लें, ये एक बॉडी है, इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इसकी मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, या एटम्स है। ठीक है, इस पे आप लोड अप्लाई कर लें, इधर आप लोग देख लें, इधर हमने लोड अप्लाई किया है तो ये इतना डिफॉर्म, ये डेल क्या है, डिफॉर्मेशन है, ये इतना डिफॉर्म हो गया। टेंसाइल लोड अप्लाई किया है तो इसमें लेंथ, इसका लेंथ इतना इंक्रीज हो गया है। जब हम लोड रिमूव कर लें तो दोबारा अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आता है, ये जो इंक्रीज आया है इधर ख़त्म हो जाता है। और इधर अगर आप एटम को देख लें तो एटम दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आते हैं। इधर जिस तरह एटम्स का अरेंजमेंट है एग्जैक्टली दोबारा अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। अनलोडिंग, ठीक है, ये इनिशियल कंडीशन है, ये लोडिंग में है और ये अनलोडिंग में है। तो अनलोडिंग में ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन को दोबारा आ गया। ठीक है, ये हमारा अनलोडिंग वाला है। ठीक है, अनलोडिंग में ये दोबारा अपने ओरिजिनल पोजीशन को आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे साथ इलास्टिक डिफॉर्मेशन है। ठीक है, और ये हमारे साथ यंग मॉडुलस कंपैरिजन है मुख्तलिफ मटेरियल का। ठीक है, इस ग्राफ में मुख्तलिफ मटेरियल्स के लिए यंग मॉडुलस का कंपैरिजन है। ठीक है, मतलब कि मेटल्स का इलास्टिक, मेटल्स एंड एलाइज, ये पहले वाला क्या है, ये इधर लिखा है, मेटल्स एंड एलाइज का इलास्टिक लिमिट यंग मॉडुलस इस रेंज में है, तकरीबन 35 गीगा पास्कल से लेकर 35 गीगा पास्कल से लेकर 410 गीगा पास्कल तक है। ठीक है, इस रेंज में है। ठीक है, इस तरह सरामिक्स मटेरियल का ये रेंज है। ठीक है, यहाँ से लेकर ये कितना है 10 गीगा पास्कल से लेकर तकरीबन 10 गीगा पास्कल से लेकर ये 450 गीगा पास्कल तक हो सकते हैं। इस तरह हमारे साथ पॉलीमर वीक है, ये पॉलीमर्स है, ये वाला पॉलीमर्स है, पॉलीमर हमारे साथ वीक है तो इसका यंग मॉडुलस कम होगा, 0.2 गीगा पास्कल से लेकर ये तकरीबन 4 या 5 गीगा पास्कल तक जा सकते हैं। और आखिर में हमारे साथ कंपोजिट मटेरियल है, ये वाली, ये कंपोजिट मटेरियल है, तो कंपोजिट मटेरियल की वेरी हो सकते हैं। ठीक है, इस मुख्तलिफ रेंज में हो सकते हैं। तो हमारे साथ 4 क्लासेस हैं और इस ग्राफ में पहले वाले मेटल्स एंड एलाइज है, दूसरा वाला रेंज सिरामिक्स का है, तीसरा वाला पॉलीमर्स का और चौथे वाला कंपोजिट मटेरियल का है। ठीक है, अब हम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की तरफ जाते हैं। तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हमारे साथ वो डिफॉर्मेशन है जो हमारे साथ जो ओरिजिनल पोजीशन को दोबारा नहीं आता। ठीक है, इधर अगर आप लोग इसको देखो, ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है, तो ये इनिशियल पोजीशन है, ये हमारे साथ इनिशियल पोजीशन है। ठीक है, अब जब लोड अप्लाई करें, ये लोडिंग वाला कंडीशन है, जब हम लोड अप्लाई कर लें तो ये
इस लोड से इसमें डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होता है, ठीक है, और ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन को दोबारा नहीं आता। इसका मतलब है कि इलास्टिक प्लस प्लास्टिक, थोड़ा सा ये थोड़ा डिफॉर्मेशन इसमें रिगेन होता है और बाकी रिगेन नहीं होता। तो जो रिगेन नहीं होता उसको हम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, मतलब ये हमारे साथ सम है इलास्टिक प्लस प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो जो बाकी रह गया और अनलोडिंग के बाद ये अपनी पोजीशन को नहीं आया, ठीक है, तो ये हमारे साथ प्लास्टिक वाला डिफॉर्मेशन है। और जो जो हिस्सा रिगेन हो गया वो इलास्टिक में गया, ठीक है। तो हमारे साथ ये जो डिफॉर्मेशन आ गया ये हमारे साथ इलास्टिक का प्लस प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है। प्लास्टिक मीन्स परमानेंट, जो दोबारा रिगेन नहीं होता। बाज़ मटीरियल है जिस तरह हमारे साथ शेप मेमोरी इलाइज है तो इसमें ये रिगेन होता है, लेकिन उसमें हम कुछ कंडीशन हीटिंग करते हैं या मुख्तलिफ कंडीशन अप्लाई करते हैं, ठीक है। तीसरा किस्म विस्कस डिफॉर्मेशन है, ठीक है। तो विस्कस डिफॉर्मेशन हमारे साथ ये भी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है लेकिन एमॉर्फस में, ठीक है। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इन नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इन नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स as well as liquids that occupy by a viscous flow mechanism. The result of the diffusion of atoms or molecule inside an amorphous मटीरियल, मतलब एमॉर्फस या नॉन क्रिस्टलाइन मटीरियल या लिक्विड में जो विस्कस फ्लो मैकेनिज्म आता है और ये डिफॉर्म होता है, ठीक है। तो इस किस्म की डिफॉर्मेशन, इस वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जो एमॉर्फस मटीरियल में आता है उसको हम विस्कस डिफॉर्मेशन कहते हैं। यूजुअली एट्रीब्यूटेड टू फ्लूइड्स। फ्लूइड हमारे साथ क्या है, लिक्विड प्लस गैस, ठीक है। फ्लूइड हमारे साथ है लिक्विड प्लस गैस। बट सॉलिड में आल्सो बिहेव लाइक विस्कस मटीरियल अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो तो सॉलिड हमारे साथ एमॉर्फस मतलब नॉन क्रिस्टलाइन मटीरियल के तौर पर बिहेव करते हैं, तो इसमें हमारे साथ विस्कस डिफॉर्मेशन आ सकता है। डिफॉर्मेशन आर टाइम डिपेंडेंट, ये डिफॉर्मेशन टाइम पे डिपेंड करता है, टाइम के साथ साथ ये इस डिफॉर्मेशन में इंक्रीज आएगा, मतलब टाइम डिपेंडेंट है, ठीक है। तो हमारे साथ तीन किस्म की डिफॉर्मेशन हो गई, एक हमारे साथ इलास्टिक डिफॉर्मेशन, दूसरा हमारे साथ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन और तीसरा हमारे साथ है विस्कस डिफॉर्मेशन, ठीक है। अब हमारे साथ है ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है, ठीक है। हमारे साथ ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है, ठीक है। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम आपको नज़र आता है डक्टाइल मटेरियल के लिए है, ठीक है। स्ट्रेस डायग्राम को अगर हम देख ले तो ये हमारे साथ है डक्टाइल मटेरियल के लिए। तो इसमें मुख्तलिफ रेंजेस इसमें डिफाइन है। एक को हम इलास्टिक रीजन इधर लिखा है, एक हमारे साथ इलास्टिक रीजन है ये वाला। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में हमारे साथ ये वाला रीजन, ये वाला जो रीजन आपको नज़र आता है ये हमारे साथ इलास्टिक रीजन है, और ये दूसरा वाला ये यहाँ तक ये हमारे साथ प्लास्टिक रीजन है, ठीक है। ये वाला ये हमारे साथ ये सारा हमारे साथ प्लास्टिक रीजन है, ठीक है। तो इलास्टिक रीजन हमने बता दिया कि इलास्टिक रीजन अगर यहाँ तक एक बॉडी पे हम लोड अप्लाई कर ले, ये इनिशियल पोजीशन है, यहाँ तक आ जाए तो अगर लोड हम हटाए इस पॉइंट पे ये दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। लेकिन इसके बाद ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में अगर जाए और लोड हटाए तो ये एग्जैक्टली अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आता, ठीक है। यील्ड स्ट्रेंथ, दिस इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस एट द यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट हमारे साथ कौन सा पॉइंट है, यील्ड पॉइंट के बाद अपनी ओरिजिनल बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन को नहीं आता, ठीक है। तो हमारे साथ वो पॉइंट यील्ड पॉइंट है, और यहाँ तक जितना स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ को हम यील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं। और दूसरा हमारे साथ अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, दिस इज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ स्ट्रेस ऑन द स्ट्रेस स्ट्रेन करो। हाईएस्ट वैल्यू ये हमारे साथ इधर पे यहाँ तक जितना स्ट्रेंथ हम अप्लाई करते हैं, जितना लोड, वो हमारे साथ अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो इस ग्राफ ये हमारे साथ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है, इसमें दो रीजन डिफाइन है, एक हमारे साथ इलास्टिक रीजन है और दूसरा हमारे साथ प्लास्टिक रीजन है, ठीक है। तो इलास्टिक रीजन और प्लास्टिक रीजन आपको क्लियर होंगे मेरे ख्याल में, ठीक है। अब ये भी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, ठीक है। रिमेंबर दैट ऑलवेज इनडिपेंडेंट क्वांटिटी अपीयर ऑन द एक्स एक्सिस एंड डिपेंडेंट ऑन वाई। ये आपको पता है कि डिपेंडेंट क्वांटिटी हम एक्स एक्सिस भी डिनोट करते हैं, ठीक है, इनडिपेंडेंट, ठीक है, और डिपेंडेंट क्वांटिटी वाई एक्सिस पे। द स्ट्रेस डज नॉट प्रोड्यूस स्ट्रेन, रादर स्ट्रेन कॉजेज स्ट्रेस, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम जाते हैं। इस स्लाइड में हमारे साथ वही स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है, मुख्तलिफ रीजन हमारे साथ डिफाइन है, ठीक है। ये वन, ये यहाँ तक ये वन पॉइंट
ये 1 जहाँ लिखा है जो रीजन है यहाँ तक, ये हमारे साथ इस इधर हम डिफाइन करते हैं एक प्रोपोर्शनल लिमिट, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल लिमिट इस पॉइंट तक हमारे साथ स्ट्रेस स्ट्रेन करो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। ये जहाँ ये पॉइंट है पॉइंट 1, ठीक है। तो इस पॉइंट तक हमारे साथ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हमारे साथ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। अब जो 2 रीजन है इस 1 से लेकर 2 तक, ये हमारे साथ इलास्टिक लिमिट, यहाँ हम डिफाइन करते हैं इलास्टिक लिमिट। तो इलास्टिक लिमिट में हमारे साथ इलास्टिक लिमिट तक अगर जाए, ठीक है, और इसके बाद हम लोड हटा दें तो ये दोबारा ओरिजिनल पोजीशन पे आता है। लेकिन इलास्टिक रीजन में, इस रीजन में हमारे साथ स्ट्रेट लाइन नहीं होता। दोनों में डिफरेंस क्या है? इलास्टिक में भी अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आता है अगर, और प्रोपोर्शनल में भी अपने ओरिजिनल पोजीशन को आता है। लेकिन प्रोपोर्शनल लिमिट तक ये हमारे साथ स्ट्रेट लाइन होता है, और प्रोपोर्शनल लिमिट से इलास्टिक लिमिट तक ये हमारे साथ कर्व होता है, स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। और तीसरा हमारे साथ यील्ड पॉइंट है। तो यील्ड पॉइंट से अगर एक्सीड करें तो ये प्लास्टिक रीजन में जाता है, ये दोबारा अपने ओरिजिनल पोजीशन को नहीं आता, ठीक है। तो इधर लिखा है, ये सारे पॉइंट्स डिफाइन किए हैं। पहला पॉइंट लीनियर इलास्टिक रीजन ऑफ प्रोपोर्शनल इलास्टिक लोडिंग। मैंने आपको बताया था कि पहला 1 जो है ये हमारे साथ इलास्टिक लिमिट है, और इस रीजन में हमारे साथ ग्राफ हमारे साथ स्ट्रेट लाइन होगा। ये दूसरा हमारे साथ नॉन लीनियर अप टू यील्ड, ठीक है, ये हमारे साथ प्रोपोर्शनल लिमिट है लेकिन इसमें कर्व होगा, ठीक है, कर्व होगा और दोबारा अपना पोजीशन रिगेन करता है, लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर मतलब कि स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। परफेक्टली प्लास्टिक, और ये 3 जो पॉइंट है ये प्लास्टिक रीजन में जाता है, यील्ड पॉइंट को एक्सीड करता है, और ये प्लास्टिक रीजन में जाता है। प्लास्टिक फ्लो एट कांस्टेंट लोड, जब प्लास्टिक डिफॉर्म हो जाए तो ये अपना ओरिजिनल पोजीशन रिगेन नहीं करता। और चौथा हमारे साथ स्ट्रेन हार्डनिंग है, प्लास्टिक फ्लो विद द इंक्रीज ऑफ स्ट्रेस। तो स्ट्रेन हार्डनिंग का मतलब क्या है? स्ट्रेन हार्डनिंग में एक्सप्लेन करता हूँ। आपके साथ एक रॉड है या एक शाफ्ट है, कोई भी मटेरियल है, उस पर आप टेंसाइल लोड अप्लाई करते हैं। जब आप टेंसाइल लोड अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले उस रॉड में या उस शाफ्ट में जो वीक पोर्शन हो उस जगह पे डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होगा, उसका लेंथ इंक्रीज होगा। टेंसाइल स्ट्रेस से उसका लेंथ इंक्रीज करता है। फर्दर आप लोड इंक्रीज करते हैं तो फर्दर उधर डिफॉर्मेशन इंक्रीज होगा। फर्दर आप लोड इंक्रीज करते हैं और उसमें डिफॉर्मेशन इंक्रीज होगा, ठीक है। तो उसकी लेंथ इतनी कम हो जाती है कि फर्दर वो डिफॉर्म नहीं होता, उसकी लेंथ इतनी डिक्रीज होती है कि फर्दर वो पोर्शन डिफॉर्म नहीं होता, ठीक है। तो फर्दर डिफॉर्मेशन, रेजिस्टेंस टू प्लास्टिक डिफॉर्मेशन उसमें आता है। तो इस फिनोमेना को हम स्ट्रेन हार्डनिंग, मतलब फर्दर स्ट्रेन इसमें प्रोड्यूस नहीं होता, मतलब उसकी लेंथ इतना डिक्रीज होता है कि फर्दर स्ट्रेन उसमें प्रोड्यूस नहीं होता, तो उसको हम स्ट्रेन हार्डनिंग कहते हैं। और 5वां नेकिंग, लोकलाइजेशन ऑफ डिफॉर्मेशन एंड रप्चर। जब फर्दर डिफॉर्मेशन नहीं होता तो नेकिंग मतलब कि टेनर हो जाता है, ठीक है, इतना टेनर हो जाता है कि वो उसमें फ्रैक्चर आ सकता है। फर्दर डिफॉर्मेशन नहीं आ सकता, उसमें फ्रैक्चर आ सकता है, मतलब नेकिंग में फ्रैक्चर आ सकता है लेकिन फर्दर डिफॉर्म नहीं होता। लोकलाइजेशन ऑफ डिफॉर्मेशन एंड रप्चर, फाइनली ये क्या होता है, फर्दर डिफॉर्मेशन इसमें नहीं होता और ये हमारे साथ फाइनली ये फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक है, ब्रेक हो जाता है, ठीक है, उसको हम फ्रैक्चर या रप्चर कहते हैं। तो हमारे साथ 5 पॉइंट है। इलास्टिक लीनियर कंडीशन है, दूसरा नॉन लीनियर, ठीक है, तीसरा हमारे साथ प्लास्टिक रीजन में जाता है, चौथा हमारे साथ स्ट्रेन हार्डनिंग फिनोमेना होता है, और आखिर में हमारे साथ नेकिंग, ठीक है, टेनर हो जाता है, और इस फिनोमेना को हम नेकिंग के फर्दर डिफॉर्म नहीं हो जाता, ठीक है। तो इधर हमारे साथ दोबारा इस ग्राफ में नेक्स्ट स्लाइड में ये सारे पॉइंट डिफाइन किए हैं। ये ए पॉइंट हमारे साथ क्या है, सॉरी ओ हमारे साथ ऑरिजिन है, ए हमारे साथ प्रोपोर्शनल लिमिट है। तो प्रोपोर्शनल लिमिट मैंने आपको बता दिया कि प्रोपोर्शनल लिमिट तक हमारे साथ स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। और पॉइंट बी हमारे साथ इलास्टिक लिमिट है। इलास्टिक लिमिट ए और बी के दरमियान स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ओ और ए के दरमियान ये इलास्टिक रीजन है, इलास्टिक लिमिट है, तो इसमें सॉरी प्रोपोर्शनल लिमिट है, तो हमारे साथ ये स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन ए से बी तक ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ठीक है। सी हमारे साथ यील्ड पॉइंट है, इसके बाद सी पे जो स्ट्रेंथ है उसको हम यील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं, ठीक है। डी मैक्सिमम लोड है, तो इस पर हमारे साथ मैक्सिमम स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है, ये हमारे साथ अल्टीमेट स्ट्रेंथ। और ई हमारे साथ ब्रेकिंग पॉइंट या फ्रैक्चर पॉइंट है, ठीक है। तो हमारे साथ ये 5 पॉइंट है, ठीक है। अब ये रीजन हमारे साथ इलास्टिक लिमिट है, इलास्टिक रीजन है, और उसके बाद ये हमारे साथ यहाँ तक ये हमारे साथ प्लास्टिक रीजन है। क्लियर है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में डक्टिलिटी डिफाइन किया। डक्टिलिटी क्या है, तो डक्टिलिटी हमारे साथ
ये हमारे साथ डक्टिलिटी है और एक हमारे साथ ब्रिटल है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा प्लास्टिक रीजन में जाता है, डक्टिलिटी की मुख्तलिफ डिफिनीशन है। इधर लिखा है स्मॉल आर % एलांगेशन ब्रिटल मटेरियल में बहुत कम डिफॉर्मेशन आ जाएगा। और लार्ज डिफॉर्मेशन मोर देन 5%, इसमें लेस देन 5% होगा। ब्रिटलनेस में एलांगेशन लेस देन 5% होगा और डक्टिलिटी में डिफॉर्मेशन मोर देन 5% होगा। दूसरा डिफिनीशन इधर की है, डक्टिलिटी इज ए मेजर ऑफ द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन दैट हैज़ बीन सस्टेन्ड एट फ्रैक्चर, ठीक है, फ्रैक्चर तक इसमें जितना भी ज़्यादा डिफॉर्मेशन आ सकता है, हम कहते हैं इसमें ज़्यादा डक्टिलिटी ज़्यादा है। ए मटेरियल दैट सफर वेरी लिटिल प्लास्टिक डिफॉर्मेशन मतलब नेग्लिजिबल डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड ब्रिटल, ठीक है। वो मटेरियल जिसमें डिफॉर्मेशन बहुत कम आता है उसको हम ब्रिटल मटेरियल कहते हैं। तो डक्टाइल मटेरियल और ब्रिटल मटेरियल में फ़र्क ये है कि उसमें कि ब्रिटल में एलांगेशन लेस देन 5% होगा, डक्टाइल में एलांगेशन मोर देन 5% होगा। ब्रिटल मटेरियल हमारे साथ प्लास्टिक रीजन में बहुत कम मतलब बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन विल बी प्रोड्यूस इन ब्रिटल मटेरियल। और डक्टाइल मटेरियल में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। इधर अगर आप ग्राफ को देख लें तो ये ग्राफ जो आपको नज़र आता है, ये वाला ये ब्रिटल मटेरियल के लिए है। ये सिर्फ इलास्टिक रीजन में है, प्लास्टिक रीजन में नहीं गया, बस यहाँ इसमें फ्रैक्चर प्रोड्यूस हुआ है। और ये डक्टाइल मटेरियल के लिए है, ये प्लास्टिकली डिफॉर्म हुआ है और फ्रैक्चर यहाँ पे आया है। तो इसमें इतना प्लास्टिक डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। तो हमारे साथ ये डक्टाइल मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है और ये ब्रिटल के लिए। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि ब्रिटल मटेरियल की स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ड्रा कर ले तो इसमें प्लास्टिक रीजन नहीं होगा या बहुत कम होगा, और डक्टाइल मटेरियल में हमारे साथ प्लास्टिक रीजन आएगा। तो ये डिफरेंस है बिटवीन डक्टाइल मटेरियल एंड ब्रिटल मटेरियल, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में डक्टिलिटी हमारे साथ क्या है, डक्टिलिटी एज ए मटेरियल एबिलिटी टू डिफॉर्म अंडर टेंसाइल स्ट्रेस, ये मैंने आपको बता दिया। और मेलिएबिलिटी एज ए मटेरियल एबिलिटी टू डिफॉर्म अंडर कंप्रेसिव स्ट्रेस। अब ये डक्टिलिटी और मेलिएबिलिटी में फ़र्क है। डक्टिलिटी में डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होता है एलांगेशन में या टेंशन में, ठीक है। और मेलिएबिलिटी में हमारे साथ डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होता है कंप्रेशन में, ठीक है। तो बाज़ औक़ात ऐसी मटेरियल भी है जो हमारे साथ डक्टाइल हो, मिलिएबल हो लेकिन डक्टाइल ना हो, ठीक है। तो और डक्टिलिटी और मिलिएबिलिटी में दूसरा फ़र्क ये है कि डक्टिलिटी में हमारे साथ वायर प्रोड्यूस होते हैं, मिलिएबिलिटी में हमारे साथ शीट्स प्रोड्यूस होती है, ठीक है। ए मिलिएबल मटेरियल इज नॉट ऑलवेज डक्टाइल, ठीक है। मतलब ऐसी मटेरियल है जिसमें कंप्रेशन में डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होता है लेकिन टेंशन में डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस नहीं होता। फॉर एग्जांपल गोल्ड इज डक्टाइल एंड मिलिएबल, गोल्ड हमारे साथ डक्टाइल भी है मिलिएबल भी है। लीड इज ओनली मिलिएबल, ठीक है। इसमें कंप्रेशन में ये डिफॉर्म होता है लेकिन टेंशन में ये डिफॉर्म नहीं होता, ये ब्रेक होता है, ठीक है। तो इसलिए हमारे साथ लीड मिलिएबल है लेकिन डक्टाइल नहीं है। तो हमारे साथ एक ब्रिटलनेस, एक डक्टिलिटी और एक हमारे साथ मिलिएबिलिटी, ठीक है। तो इसमें डिफरेंसेस मैंने एक्सप्लेन की। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। हार्डनेस है, ठीक है। तो हार्डनेस फिक्स पहले लेक्चर में भी मैंने एक्सप्लेन किया था। हार्डनेस हमारे साथ क्या है, अपोजिट ऑफ सॉफ्टनेस। एक हमारे साथ सॉफ्ट मटेरियल होता है और एक हमारे साथ हार्ड मटेरियल होता है, ठीक है। तो सॉफ्ट और हार्डनेस ये अपोजिट फिनोमेना है। रेजिस्टेंस टू परमानेंटली इंडेंटिंग द सरफेस, पहले मैंने बताया था कि रेजिस्टेंस टू लोकलाइज डिफॉर्मेशन, ठीक है, या लोकलाइज स्ट्रेस, मतलब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है उसको हम हार्डनेस कहते हैं। या इसके लिए हम मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट करते हैं। तो एक हमारे साथ इंडेंटिंग टेस्ट है, ठीक है। तो इस पर जब इंडेंट ज़्यादा प्रोड्यूस होता है तो हम कहते हैं कि इसमें हार्डनेस कम है। जब इंडेंट कम प्रोड्यूस होता है तो हम कहते हैं कि इसमें हार्डनेस ज़्यादा है, ठीक है। और उसका टेस्ट इधर थोड़ा मेंशन किया है, ठीक है। अप्लाई लोड फ्रॉम 1 to 1000 ग्राम, ठीक है। मयर साइज ऑफ इंडेंट आफ्टर रिमूविंग पोर, ये साइज मयर कर दी। इस साइज से, इस इंडेंट के साइज से हम इसके हार्डनेस मालूम करते हैं, ठीक है। तो इधर इसके इंक्रीजिंग हार्डनेस वाला ग्राफ शो किया है, ठीक है। जितना ये इंडेंट ज़्यादा हो उतना इसका हार्डनेस कम होगा, ठीक है। इस डायरेक्शन में हमारे साथ हार्डनेस इंक्रीज होता है। मुख्तलिफ़ किस्म की कंडीशंस हैं, ठीक है। ये हमारे साथ है एलाइज ब्रेसिस, एल्यूमिनियम एलाइज, ठीक है। इजी टू मशीन टूल्स, फाइल हार्ड
ठीक है, कटिंग टूल्स, ठीक है, ये मुख्तलिफ़ किस्म की मटीरियल्स हैं। तो कटिंग टूल की हार्डनेस ज़्यादा होगा, ठीक है। बाज़ वाले डायमंड का हार्डनेस सबसे ज़्यादा है, ठीक है, डायमंड का हार्डनेस सबसे ज़्यादा है। और ये प्लास्टिक हमारे साथ सॉफ्ट होते हैं। तो प्लास्टिक, ये हमारे साथ प्लास्टिक मटीरियल, ये सही नज़र नहीं आता लेकिन ये प्लास्टिक है, ठीक है। तो प्लास्टिक का हार्डनेस सबसे कम होगा और डायमंड का हार्डनेस सबसे ज़्यादा होगा। इस डायरेक्शन में हार्डनेस इंक्रीज़ होता है, ठीक है। हमारे साथ रेजिलियंस है। तो रेजिलियंस हमारे साथ है द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब पर यूनिट वॉल्यूम अप टू इलास्टिक लिमिट, ठीक है। और ये डिफिनेशन कैपेसिटी टू विथस्टैंड एन इम्पैक्ट लोड विदाउट बीइंग परमानेंट डिफॉर्मेशन, मतलब डिफॉर्मेशन में न जाए, डिफॉर्मेशन से पहले इसमें जितनी एनर्जी स्टोर होती है पर यूनिट वॉल्यूम, तो इस फिनोमेना को हम रेजिलियंस कहते हैं, ठीक है। और पिछले जो ग्राफ हमने बता दिया उसमें हमारे साथ रेजिलियंस और टफनेस हम डिफाइन कर सकते हैं। अगर ये ग्राफ आप लोग देख लें, ये वाला ग्राफ, ठीक है, तो ये इलास्टिक लिमिट तक, इस तक जितना एनर्जी एब्जॉर्ब होता है इस रीजन में, इलास्टिक लिमिट में रीजन में, ठीक है, जितना एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एब्जॉर्ब होता है तो इसको हम रेजिलियंस कहते हैं, ठीक है। अब और फ्रैक्चर तक, जहाँ तक फ्रैक्चर तक जितना एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एब्जॉर्ब होता है तो इसको हम टफनेस कहते हैं, ठीक है। ये आगे डिटेल से हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो रेजिलियंस और टफनेस में फ़र्क ये है कि रेजिलियंस हमारे साथ एनर्जी एब्जॉर्ब पर यूनिट वॉल्यूम अप टू इलास्टिक लिमिट, और टफनेस हमारे साथ एनर्जी एब्जॉर्ब पर यूनिट वॉल्यूम अप टू प्लास्टिक रीजन, ठीक है। ये मुख्तलिफ़ किस्म की मटीरियल के हमारे साथ रेजिलियंसेस हैं, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, ठीक है। तो हमारे साथ मुख्तलिफ़ किस्म की मटीरियल हैं। यह ग्राफ आपको नज़र आता है। तो मुख्तलिफ़ किस्म की मटीरियल और उसके सामने इसकी मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस केवन है। स्टील का सबसे ज़्यादा है 320, ठीक है, कॉपर का 5.3 है, रबर का हमारे साथ 300 है, ठीक है। टफनेस मैंने अब बता दिया। टफनेस इज द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब एनर्जी अप टू फ्रैक्चर। मैंने पता कि फ्रैक्चर तक एनर्जी एब्जॉर्ब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ए टफ मटेरियल है स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटी, ठीक है। टफ मटेरियल वो होगा जिसका स्ट्रेंथ भी होगा और वो डक्टाइल भी होगा। अप्रॉक्सीमेशन बाय द एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन करो से हम एरिया से, ठीक है। अब ब्रिटन मटेरियल के लिए, ये ब्रिटन मटेरियल का ग्राफ है, ये डक्टाइल का है, ठीक है। तो ये यहाँ तक जो है ये एरिया, ये हमारे साथ रेजिलियंस है, और यहाँ तक जो एरिया है ये हमारे साथ क्या है, टफनेस है। दोनों में फ़र्क ये है, ठीक है। तो सिंपल फ़र्क ये है कि रेजिलियंस हमारे साथ है एनर्जी एब्जॉर्ब पर यूनिट वॉल्यूम अप टू इलास्टिक लिमिट, और टफनेस हमारे साथ है एनर्जी एब्जॉर्ब पर यूनिट वॉल्यूम अप टू प्लास्टिक रीजन। इंशाल्लाह इस लेक्चर का दूसरा पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे।